वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग 2025 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण फिजिक्स के प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ 2021 का जो पेपर सॉल्यूशन है फिजिक्स का RUHS BSc नर्सिंग का वो भी देखेंगे। तो ये PYQ सीरीज है जिसमें अपन 2021 से लेके 2021 का पहले पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, फिर करवाएंगे 2022 का, फिर 2023 का और फिर 2024 का। ये 4 ईयर्स के पेपर क्वेश्चन पूरा इनका सॉल्यूशन करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग अलग। तो अपन पहले फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन जानते हैं E बराबर क्या होता है, F बटे क्या होता है, Q। तो F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, और कूलाम का मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। फिर है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो अपन जानते हैं एक फॉर्मूला होता है आवेशों की और संख्याओं की संख्या ज्ञात करने का, Q बराबर NE। Q अपने पास दे रखा है, एक कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो इस इधर से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर NE में N बराबर Q बटे E आ जाएगा। तो 1 बटे 1.6 × 10⁻19 कूलाम आ जाएगा। ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और इसमें से 2 जीरो इसको दे देंगे तो इधर 2 18 बच जाएगा, और फिर 16 बटे 18 6.25 × 10⁻18। इसको आप सीधे याद भी रख सकते हो कि एक आवेश या एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 कूलाम होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विभव होगा। जो बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव होता है वो कैसा होता है। तो बिंदु आवेश पर विभव अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है, KQ बटे R होता है। तो यहाँ पर V है समानुपाती नहीं होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R के। तो यहाँ पर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती जो विभव आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये चिन्ह होता है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1 बटे डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो 1 बटे R हो जाएगा, और सीधा होगा तो वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो उसका ये फार्मूला है A ε0 I बराबर, ये इसका फार्मूला होता है, जिसमें इस फार्मूले को छोड़ो, आप सीधे याद रखो जो उनकी धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, केवल दूरी पर ही निर्भर करती है, ठीक है। उनके प्लेटों की क्षेत्रफल की दूरी पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ का जो धारा नियम था वो किस पर आधारित था। तो वो आपका आवेश संरक्षण पर आधारित था। तो ये हो जाएगा आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2025 में आ सकता है, किरचॉफ वाला नियम वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें एक तो किरचॉफ का पहला नियम है जिसको अपन धारा का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम है किरचॉफ का जिसको अपन लूप का नियम कहते हैं या वोल्टेज नियम कहते हैं। जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है या ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, और पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो जो पहला नियम है वो तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, और जो दूसरा नियम है वो है आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखने की एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, बायो-सावर्ट नियम का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम है लाप्लास का नियम। फिर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो अपने जानते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धारावाही लघु कुंडली में लघु चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल A दे रखा है और चुंबकीय आघूर्ण M दे रखा है तो कुंडली में धारा क्या होगी। तो अपन जानते हैं जो कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है M होता है, धारा गुणा एरिया होता है, या फिर धारा गुणा क्षेत्रफल कह सकते हैं। यहाँ पर I का मान निकालेंगे तो M है उसके भाग में चला जाएगा, M के भाग में चला जाएगा A, तो I का मान आ जाएगा A M बटे A, जहाँ पर M आपका चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण है, और एरिया है आपका क्षेत्रफल, ठीक है, जो A है वो है आपका क्षेत्रफल। फिर है अगला, एम्पियर के नियम का अवकलन रूप क्या है। तो अवकलन रूप का ये है आपका V डॉट P बराबर म्यू नॉट I। ये एम्पियर का नियम ये होता है B dl, ऐसे होता है B और समाकलन dl बराबर म्यू नॉट I, ठीक है। अब यहाँ पर अवकलन नियम है तो ये हो जाएगा V डॉट B वाला। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु के सापेक्ष नर्म लोहे की चुंबकशीलता कितनी होती है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो 1 से अधिक होगी। जो नर्म लोहे की चुंबकशीलता होगी ना, जो म्यू नॉट होगी वो कहाँ से होगी, 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। नर्म लोहे के सापेक्ष चुंबकशीलता होगी वो 1 से ज़्यादा होगी।
फिर है नैनो कणों का आकार घटाने पर इसके घटने वाला गुण कौन सा है, तो गलनांक। गलनांक होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको याद ही रखना है। ये है आपके थ्योरी वाले प्रश्न। थ्योरी वाले प्रश्नों को तो केवल अपन को याद रखना है या अपन नोट्स में रिवीजन करते समय उनको याद रख लेना। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है उसका होता है ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। एक ये टेबल दे रखे हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, उसको भी याद कर लेना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा Z है तथा इसका शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, तो प्रतिबाधा में प्रतिबाधा Z है तो शक्ति गुणांक जो cos फाई होता है इसी को अपन क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। इसको अपन शक्ति गुणांक को ऐसे लिखते हैं cos फाई, इसी को अपन कहते हैं शक्ति गुणांक, ठीक है। तो शक्ति गुणांक है वो आपका R/Z होता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। फिर है रेखीय प्रतिबाधा क्या है, तो रेखीय प्रतिबाधा में केवल प्रतिरोध ही आता है, ठीक है। ये सब प्रेरकत्व और संधारित्र नहीं आता है, रेखीय प्रतिबाधा में केवल प्रतिरोध ही आएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य बिंदुओं के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। जो मुख्य बिंदु होते हैं उनके लिए रेखीय आवर्धन जो m का मान होता है वो होता है आपका +1 होता है, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल वाला है। दो लेंसों के बीच की दूरी घटाते हैं तो संयोग की जो फोकस दूरी है वो भी क्या होती है, घट जाती है। तो संयोग की फोकस दूरी भी क्या होती है, घट जाती है। ये भी थ्योरी वाला प्रश्न है। तो इन थ्योरी वाले प्रश्नों को आपको ज़्यादा याद करना है और न्यूमेरिकल वाले प्रश्न हो सके उनमें फॉर्मूला याद कर लेना। फिर अगला प्रश्न है, टेलीफोटो लेंस के लिए जो आपका सही फॉर्मूला हो जाएगा दूरी का, तो D = f1 + f2 हो जाएगा। जो टेलीफोटो लेंस होते हैं उनके लिए जो फोकस दूरी होती है वो f1 + f2 मतलब दोनों का योग होती है, ठीक है। और फिर है दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रता 9:1 में व्यतिकरण फ्रिंज की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। तो अधिकतम और I1 I2 का अनुपात हमें धाराओं का अनुपात कितना दे रखा है, 9:1 देखा है। और A1/A2 जो अपनी तीव्रताओं का अनुपात होगा वो रूट में I1/I2 हो जाएगा। तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो इनका आ जाएगा 3/1। अब I मैक्सिमम और I मिनिमम हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर और A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो 3 + 1 करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 और 4 का अपने स्क्वायर जानते ही हैं। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 4/2, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4। तो 4 और 16 को काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4:1। कैसे किया, ये इसको देखो, ये 4 × 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 × 2, तो 4 × 4 हो जाएगा 16 और 2 × 2 हो जाएगा 4। अब इसको 4 से काटो, 16 एकम 1 चौक 2 चौक 8 और 3 चौके 12 और 4 चौके 16, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4:1। ऐसे ही आ गया इसका व्यक्तिकरण का मान। ये इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका 2025 में देखने को जरूर मिलेगा। फिर हमारा अलग प्रश्न है, यंग की 2 स्लिट प्रयोग प्रदर्शित क्या करती हैं। तो यंग की जो 2 स्लिट प्रयोग था वही व्यक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। फिर प्रकाश का विवर्तन तभी दिखाई देता है जब अवरोध का आकार कितना होता है। अब इसका ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है, लेकिन आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 दे रखा था प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में। फिर हम अगला प्रश्न बात करते हैं जो कि है प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। ये थोड़ा इसका मिसप्रिंटिंग था पेपर में भी। फिर है फोटोन क्या होते हैं। फोटोन तो अपन जानते हैं विद्युत रूप से क्या होते हैं, फोटोन होते हैं वो विद्युत रूप से न्यूट्रल होते हैं। तो फोटोन है वो विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और फोटोन पर चार्ज कितना होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये उतना होता है। फिर है डेविसन जर्मन प्रयोग में निकल क्रिस्टल का कार्य क्या था। तो निकल क्रिस्टल क्या कार्य करता था, विवर्तक की सतह का कार्य करता था, पुंज को फैलाने का एक तरह से कह सकते हैं हम। फिर अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंगी व्यवहार को दर्शाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंगी व्यवहार दर्शाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिस्टल क्षेत्र से या क्रिस्टल से विवर्तित हो जाते हैं। अनिश्चितता की सिद्धांत, हाइगेन का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये इसमें प्रश्न ही दे दिया सीधा कि अनिश्चितता की खोज किसने की थी, तो हाइजेनबर्ग ने की थी। फिर अल्फा कणों की जो वायु में परास होती हैं वो कितनी होती हैं, तो ये लगभग फ्यू सेंटीमीटर होती हैं, ठीक है। फिर अगला है, एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। एक न्यूट्रिनो होता है वो बीटा क्षय से उत्सर्जित होता है। फिर नाभिकीय अभिक्रिया में किसका पालन होता है, तो नाभिक अभिक्रिया में सभी संरक्षण का पालन होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का, आवेश संरक्षण के नियम का, सांख्यिकी संरक्षण के नियम का, सभी का पालन होता है। फिर है हमारा अगला प्रश्न,
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है अगला प्रश्न, पीएन संधि की अग्र अभिनेत्री की दिशा में क्या होता है? तो अग्र अभिनेत्री की दिशा में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जेनर बंधन का क्या कारण है? तो जेनर बंधन कब होगा? जब अत्यधिक अपमिश्रण या अशुद्धि ज़्यादा हो जाएगी। जब आपकी अशुद्धि है, अशुद्धि अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपका वो सर्किट में जेनर बंधन हो जाएगा। एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी में निवेश की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? अगर पूर्ण तरंग दृष्टकारी है तो उसमें आवृत्ति है उसकी दुगुनी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा पूर्ण तरंग दृष्टकारी। और अगर आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी होगा तो आवृत्ति होगी प्रारंभ की कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टकारी दे रखा है तो अपन 2 गुना आवृत्ति का मान 50 है कर लेंगे तो अपने पास आवृत्ति का मान आ जाएगा 100। अगर ये आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी होता तो इसमें 50/2 आवृत्ति कितनी आती? 25। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रखना, ये 25 के एग्जाम में आ सकता है आपके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। फिर हमारा अगला प्रश्न है, उभयनिष्ठ आधार विधा में ट्रांजिस्टर की धारा का मान कितना होता है? अल्फा का मान। तो उभयनिष्ठ आधार विधा ट्रांजिस्टर की धारा का मान होता है वो 1 से कम होता है, <1 होता है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न, नैनो कणों का आकार कितना होता है? नैनो कणों का जो आकार होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर। वैसे अपन नैनो कणों का आकार 10⁻⁹ लिखते हैं, इसी को अपन ने सिंप्लीफाई करके इसमें लिख दिया है, ठीक है, 10⁻⁹ सेंटीमीटर लिखते हैं, इसको अपन इसमें मीटर में करके इसे कन्वर्ट करके लिख दिया। तो ये आपका एकदम पेपर सिंपल था, एकदम सिंपल पेपर था, ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड वाला पेपर नहीं था। यहाँ पे पेपर आता है थ्योरी प्लस फॉर्मूला बेस में। जो इसका आरयूएच बीस नर्सरी का पेपर आता है यही तो आता है थ्योरी पे बेस, और एक आता है आपका फॉर्मूला पे बेस। फॉर्मूला पे बेस आपके कम से कम 7 या 8% देखने को मिलेंगे, ठीक है, 7 या 8% देखने को मिलेंगे फॉर्मूला बेस। बाकी जो 25% होंगे वो आपके इसमें से आएंगे, कौन से? थ्योरी बेस आएंगे, डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन लाएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।